हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज से जो शुरू हो रहा है वो चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका शुरू हो रहा है क्लास 10th। तो हम पहले जान लेंगे कि इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रश्न देखेंगे जैसे कि आपके क्वेश्चन बैंक में या मॉडल पेपर में या गेस पेपर में। ठीक है, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और फिर चैप्टर को क्लोज करेंगे। जो मेरे पढ़ाने का प्रोसेस है वो मैं आप सबको बता दिया कि सबसे पहले क्या करना है, हम सबको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि आप जिस भी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले आपको जानकारी रहनी चाहिए ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो। ठीक है, बहुत बच्चे बस सवाल ही बनाने लगते हैं जिससे उनको समझ में ही कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट का क्लास होगा कि जितने भी वृत्त से रिलेटेड चीज है आज आप सीख जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद हम सब एनसीईआरटी के प्रश्न देखेंगे। आपका चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और उसके बाद मॉडल पेपर गेस पेपर के प्रश्न, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर अंततः पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे जैसे कि हम सब बहुपद को फिनिश किए। बहुपद में 16 चैप्टर मैंने पढ़ाया, आप 16 चैप्टर अच्छे से देख लें। 16 वीडियोज है, 16 दिन में 16 वीडियोज है, तो आप देख लें आसानी से, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, हमारे आसपास जो है बहुत ऐसे चीज होते हैं जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ता है। दैनिक वो है कि रोज उसको करना है। जैसे कि अगर आप सोच के देखिए कि छाता जो अम्ब्रेला होता है उसका क्षेत्रफल, तो जो ये सब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तु है। जैसे कि साइकिल का आप अगर टायर देखें, ट्यूब देखें या फिर उसका चक्का देखें, तो ये सब कैसा रहता है, सर्किल रहता है, वृत्त के आकार का रहता है। वृत्त क्या आकार का रहता है। अम्ब्रेला देखें तो उसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बहुत ऐसे क्षेत्रफल है जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, या फिर आप देखते हैं हमारे आसपास परिवेश में रहते हैं उसे देखते हैं, तो उसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, अब मैं एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सर्किल है, इसी को वृत्त बोलते हैं। ठीक है, वृत्त और गोला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, दो चीज होता है, गोला और वृत्त में क्या डिफरेंस होता है। वृत्त ऐसा है कि सर्किल उसको बोलते हैं जैसे कि आप आर पार उसमें देख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो उसी को सर्किल बोलेंगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि चूड़ी, ठीक है, रिंग बोल सकते हैं, तो ये सब के आर पार दिखता है। लेकिन गोला क्या होता है, गोला गेंद होता है। ठीक है, बॉल जिसको बोलते हैं, कोई भी बॉल ले सकते हैं, ऐसे ही बनता होगा बॉल। ठीक है, तो बॉल जो होता है, गेंद जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है गोला। तो गोला जब पढ़ेंगे तो वो उस टाइम देखेंगे। वृत्त क्या है, जो आर पार दिख जाए, जिसको बोलते हैं सर्किल, तो इसी को बोलते हैं वृत्त। आज वृत्त के बारे में हम सब जानेंगे। ठीक है, गोला और वृत्त में आप सब डिफरेंस समझ गए होंगे। तो मैंने कुछ विभिन्न पद लिखा है, विभिन्न चीज इसमें लिखा है जो कि आपके समझने के लिए जरूरी है, नहीं तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा पहले इसमें कुछ बता देता हूं। इसी को एक डॉट दे दें बीच में, इसको केंद्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है केंद्र, जिसको बोल सकते हैं आप सेंटर। ठीक है, अब देखिए, वैसी रेखा जो बिंदु को छू करके जाए, वैसी रेखा जो केंद्र को छू करके जाए, उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, व्यास बोलते हैं। अभी आगे मैं लिखाऊंगा, पर थोड़ा सा व्यास और त्रिज्या को समझ लेते हैं। ठीक है, वैसी रेखा जो केंद्र को छू कर जाए उसको व्यास बोलते हैं। वो किसी साइड से भी हो सकता है, यहां से गया केंद्र को छू के, यहां से गया केंद्र को छू के, यहां से गया केंद्र को छू के। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, व्यास। ठीक है, अब ये चक्का बन गया मस्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब त्रिज्या देखते हैं। केंद्र, तो वैसी रेखा जो केंद्र को छू के जाए उसी को क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, त्रिज्या किसको बोलेंगे, ठीक है, त्रिज्या उसको बोलेंगे जो व्यास का आधा हो, यानी वो आधा हो। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या, इसको बोलेंगे त्रिज्या। इसको आर से निरूपित करते हैं। और वैसी रेखा जो केंद्र को छू कर जाए उसको व्यास बोलेंगे, व्यास को डी से निरूपित करते हैं। अभी इन दोनों में संबंध जानेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्यास किसको बोलेंगे, वैसी रेखा जो केंद्र को छू कर जाए व्यास कहलाती है। वैसी रेखा
व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या। ये एक त्रिज्या होता है कि बराबर दूरी नापेगा चारों बगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ कुछ मैं टर्म लिखा हूं, उसे आप समझते हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आते हैं जीवा। जीवा किसको बोलते हैं? तो किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहलाती है, ठीक है। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। यहाँ ए बी एक जीवा है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ए बी ये जीवा है। अब यहाँ पे मान लीजिए केंद्र हो, तो ये भी कह सकते हैं कि वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर नहीं जाए, ठीक है, उसी को बोलेंगे जीवा, ठीक है। यहाँ पे केंद्र को छूकर जा रही थी, यहाँ केंद्र को छूकर जा रही थी, तो उसको बोल दिए भैया व्यास, ठीक है। वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर नहीं जाए उसको क्या बोलेंगे? जीवा। तो ये भी हो गया जीवा। जीवा आपको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। आते हैं छेदक पे। तो छेदक किसको बोलते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब काटने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काटी है ये रेखा पूरा, तो इसी को बोलते हैं छेदक, ठीक है। तो ए बी कैसी रेखा है? छेदक रेखा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूं। अब व्यास और त्रिज्या तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाप किसको बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये चाप। वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। ए बी पी वृत्त का चाप है। अब देखिए यहाँ पे ए बी पी वृत्त का चाप है। ए पी और बी ये जो खींचे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो केंद्र हो गया जिसको ओ बोल देंगे। ये ए पी और बी मैं रेखांकित करता हूं उसको थोड़ा, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? चाप। ये जो ए बी रेखा है ये चाप है, ठीक है। तो चाप आप सब समझ गए होंगे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो शेष बच गया छोटा सा, चलिए इसको डार्क ही रहने देते हैं। तो ये जो है ये छोटी चाप कह सकते हैं, और इधर जो है ये बड़ी चाप हो गया, ठीक है। तो ए बी पी क्या हो गया? वृत्त का चाप, जिसको ए बी से सूचित करते हैं। देखिए ए बी जो रेखा है, यहाँ पे जो ए बी रेखा है उसी को क्या बोलेंगे? चाप। अब जो है तीन टर्म आप सब समझ गए होंगे। जीवा देख लिए। जीवा किसको बोलेंगे? बस दो लाइन जो छू दे दोनों तरफ उसी को जीवा बोलेंगे। या ये कह सकते हैं कि वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर नहीं जाती है उसी को क्या बोल देते हैं? जीवा। छेदक किसको बोलते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। और चाप आप समझ गए होंगे, ये जो ए बी है ये क्या है? ए पी बी ये चाप है, ठीक है। ये इस साइड भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो तीन समझ गए होंगे। अब चलिए चौथे नंबर की ओर हम सब अग्रसर होते हैं, बनाते हैं। चलिए कुछ और टर्म को देख लेते हैं। तो 4 नंबर है केंद्रीय कोण। क्या है? केंद्रीय कोण। तो किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा बना हुआ कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। अभी मैंने आप सबको जीवा सिखाया था। जीवा किसको बोलते हैं? तो एक रेखा जो केंद्र को छूकर नहीं जाए उसी को जीवा बोलते हैं। देखिए केंद्र को छूकर नहीं जा रही है, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है जीवा, ठीक है। और केंद्र पे जो ये कोण बन रहा है, ये जो कोण आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा कलर कर देता हूं इसको। तो ये इसको थीटा से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? तो थीटा से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देंगे? केंद्रीय कोण, ठीक है। इसका यूज बहुत होगा। यहाँ पे 60 का मान दे देगा, 90 लिख देगा, तो आपको त्रिज्यखंड में उसका यूज करने में सिखा दूंगा। अभी तो फर्स्ट की क्लास है इसका, ठीक है। चलिए इसको समझ गए होंगे। केंद्रीय कोण क्या हो गया? वृत्त का त्रिज्यखंड। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे ये चैप्टर आधारित है, तो इसे समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोलता है? आराम से जो भी हिंदी में लिखा हुआ है इसे अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं, देखिए ये केंद्र है, और मैंने अभी आपको समझाया था कि केंद्र का आधा मतलब व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। तो क्या ये आधा नहीं हुआ? आप इधर पूरा लाइन देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, जिसको व्यास बोल देंगे, ठीक है। इधर भी अगर आप करेंगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो वैसी वृत्त जिसपे दो त्रिज्या एवं उसके संगत चाप। तो यहाँ पे संगत चाप क्या है? ए बी चाप है, से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वृत्त का त्रिज्यखंड। तो मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। तो ये सब जो है ये है वृत्त का त्रिज्यखंड। समझ में आ गया? वृत्त का त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे?
तो ए जिस दो त्रिज्या वृत्त में दो त्रिज्या पे बना हुआ कोण जिसको संगत चाप घेर ले, संगत चाप ए बी हो गया, त्रिज्या ओ ए और ओ बी हो गया, घेर ले, उसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। पी को जैसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटा एरिया कवर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, लघु त्रिज्यखंड। इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा सवाल में, ठीक है। बाकी देखिए ओ ए सी और डी, सी जैसे गया तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ही ये वाला एरिया, जिसमें मैं साफ बना देता हूं, चलिए, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी बड़ा वाला त्रिज्यखंड। अब जो है आखिरी ये टर्म तो मैं समझा दिया, फिर से देख लीजिए, व्यास किसको बोलेंगे, तो वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र को छूकर जाए व्यास कहलाती है। तो यहाँ पे CD देखिए केंद्र को छूकर जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं, व्यास। और मैंने नोट में लिख दिया है व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी अगर व्यास का वैल्यू 10 होगा तो भैया त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5। तो ये कुछ टर्म थे, और कुछ सीख लेते हैं इसमें वृत्त से रिलेटेड। देखिए वृत्त के पूरे कोण मतलब जितना भी बनेगा उसका टोटल वैल्यू होता है 360 डिग्री। अभी हम सब वृत्त के सूत्र पे आएंगे, परिधि पे आएंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप कैसे निकालेंगे, तो वो एक अलग वीडियो आएगा उसका, वो सिर्फ सूत्र पे होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। ये बस एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप सबको पढ़ाया। तो वृत्त के टोटल वैल्यू होता है 360। बाकी आप सब कुछ टर्म देखे, ये 6-7 टर्म आपके लिए जरूरी था। तो आप ये नहीं समझेंगे तो आपको आगे सवाल ही समझ में नहीं आएगा। और सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ ना पाए। अगर आप ध्यान पूर्वक मेरा बात समझेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे सारा क्वेश्चन। अन्यथा सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो जाएगा, उसको प्रॉपर आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कॉपी में। और एक चीज मैं और आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे अक्टूबर का मंथ है और नवंबर का मंथ है और दिसंबर का मंथ है, ठीक है। तो आपका एग्जाम फरवरी में होगा, ये निश्चित है ही। तो आप कम से कम ये कीजिए कि अब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप अगर डेली 8 आवर पढ़ते हैं तो आप कम से कम 5 आवर नया कुछ पढ़िए, जो भी आपका कोर्स का चल रहा है, मतलब कोर्स में ही पढ़ना है। और 3 आवर जो है यानी 3 घंटे आप रिवीजन में लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप ही सोच के देखिए कि आप बस डाटा को याद करते जा रहे हैं, मैथ बनाते जा रहे हैं, आगे न्यू सीखते जा रहे हैं, क्या पीछे का याद रहेगा? नहीं। पीछे का आपको याद रखने के लिए अगर आपको सच में अच्छा लाना है नंबर, तो आपको रिवीजन शामिल करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 3 आवर आप रिवीजन करेंगे। ये हर एक विषय पे लागू है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8 घंटा आप मैथ ही बनाएंगे, ये हर एक विषय पे लागू है, ठीक है। तो आप एक टाइम टेबल शेड्यूल ठीक करें इस 3 महीने में, क्योंकि आगे ठंड भी आने वाली है, उसमें नींद भी आएगी बहुत। तो ये सब आप देख लें, और ताकि 3 महीने में आप ओवरऑल सारा सिलेबस कंप्लीट कर जाए, एक भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं क्लास 10 जो कि 2023 में आप देंगे, और 2024 वाले भी तैयार हो जाए, क्योंकि वही सब वीडियो वही सब फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सब वीडियो सिर्फ 2023 वाले के लिए नहीं है। जब तक ये बुक यानी ये सिलेबस समाप्त नहीं होगा, जब तक बिहार सरकार किताब चेंज नहीं करेगी, तब तक ये आपके काम आएगा। और ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो आप ये शेड्यूल थोड़ा ठीक करें ताकि वो अच्छा हो पाए, ठीक है। 3 घंटा आप रिवीजन जरूर रखें, और 1 घंटा तो मैथ का रिवीजन इसमें फिक्स रखें, ठीक है, कि रिवीजन करना ही करना है। जैसे कि अभी चैप्टर नंबर 2 मैंने 16 वीडियो पढ़ाया, 16 दिन में 16 वीडियो डाला, तो 16 वीडियो में जितने भी पढ़ाया है उसका रिवीजन आपके पास रहना चाहिए। ये क्लास हो रहा है, ठीक है। तो क्लास जैसे हुआ तो घर में जाके तो उसका पहले आप तैयारी करें, जो कि आज मतलब पढ़े उसको, उसके बाद फिर पहले वाला जो भी है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज का यही था कॉन्सेप्ट वाइज, जो कि आपका शुरू हो चुका है अध्याय 12, और एनसीईआरटी हम सब देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से 90 से 95 नंबर लड़ता है। कोई फालतू बात नहीं, वो नहीं होता है कि और भी मोटा मोटा किताब खरीद लें, उससे मतलब नहीं है। आप अगर नॉर्मली एनसीईआरटी अच्छा करके जाते हैं तो आपका 100 में 95 नंबर जरूर लड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का वृत्त का कुछ कॉन्सेप्ट। आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, खाली नंबर लिख देंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि ये वाला फिर से मैं समझा दूंगा किसी क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब जो अगला वीडियो आएगा इसके क्षेत्रफल के ऊपर आएगा, और उसके बाद हम सब प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।